हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इसके की फीचर्स क्या हैं। तो जब हम लोग गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था 20th सेंचुरी में, इंडिया का नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मतलब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्ट्रगल रहा था ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। कई सालों तक, लगभग 150 ईयर्स तक हम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ लड़ाई करी है। और उस टाइम पर हम लोगों ने, हमारे देश के जो नेता थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें आज़ाद होंगे हम कभी ना कभी ज़रूर, तो किस तरीके से हमारा देश होगा, फ्री इंडिया, आज़ाद भारत कैसा होगा। ब्रिटिश रूल के अंडर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कड़े रूल्स झेले थे और काफ़ी ज़्यादा हमें इस तरीके के रूल्स को ओबे करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसका मतलब देश को आगे बढ़ाने में या लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत ही कम काम होता था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस रहा था हमारा ऑथोरिटेरियन रूल का। ऑथोरिटेरियन रूल होता है जिसमें सिर्फ एक इंसान की चलती है, सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है, लोगों की नहीं चलती। तो काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है ऑथोरिटेरियन रूल का कॉलोनियल स्टेट में। अब तो हमारे देश के नेताओं ने सोचा, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम उससे डेमोक्रेसी रखेंगे। डेमोक्रेसी होता है लोगों का शासन, लोकतंत्र, है ना, जिसमें वोट देंगे, वोट देने के बाद नेता चुना जाएगा। हर किसी को हम लोग क्या करेंगे, बराबरी का अधिकार देंगे और हर कोई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आइडियाज़ दे सकता है, अपना काम कर सकता है। और रूल्स जो होंगे, मतलब बहुत ही इस तरीके से होंगे, पीपल फ्रेंडली सब कुछ बनाया जाएगा। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेट ऑफ रूल्स ही तो है। और ये जो काम है रूल्स बनाने का, ये हमारे देश के 300 लोगों ने किया है, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों? जिस सभा ने संविधान बनाया तो वो संविधान सभा हो गई, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। 1946 से ये लोग लगातार मिलते रहे। 3 साल के लगभग अंदर हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। ये मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था। कंट्री जो थी हमारी, हमेशा से आज भी है, बहुत सारे अलग अलग धर्म, कम्युनिटी, समाज, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, सबके कल्चर्स अलग अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था ताकि सबकी भावनाएं इसमें समाहित हो जाए, किसी को नाराज़ ना करो और सब इसको पसंद करें। तो इंडिया मगर उस समय पे काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रहा था। मतलब पाकिस्तान का इशू था, बंटवारे का टाइम वो चल रहा था, अंग्रेज़ देश छोड़ करके वापस अपने देश में जा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हो रही थी। पार्टीशन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे। कुछ जो हैं एरियाज़ तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में कर लिए थे, कुछ एरिया राजा वगैरह के पास थे। अब राजा वगैरह इंडिपेंडेंट आज़ाद देश अपना बनाएंगे, भारत के साथ शामिल होंगे। ये सारी की सारी जो है, मतलब ये सारी दिक्कतें चल रही थी। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। ये सारे के सारे इशूज़ दिमाग में रख करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। और पूरा एक विजनरी डॉक्यूमेंट था, जिसमें विजनरी डॉक्यूमेंट होता है एक ऐसा, मतलब दस्तावेज बनाया गया जिसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया। और ये ध्यान रखा गया कि डाइवर्सिटी भी हमारे देश की मेंटेन रहे और हमारा देश एकजुट भी। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता भी रहे, अलग अलग तो हैं, उसको हम लोग किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करके एक जैसा नहीं बनाना है। भिन्नता में भी हम एकता लेके आना चाहते हैं, सब एक साथ रहें। फाइनल डॉक्यूमेंट दिखाता था कि पॉवर्टी को एलिवेट हटाने के लिए, पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और किस तरीके से लोग अपने नेता को चुनेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताई गई थी। और ये सारी, अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम लोगों ने अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम वो देखेंगे कि ट्राई टू बैलेंस द कंसर्न्स with their commitment to
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि हमारा संविधान जो है वो एक ताकतवर, एक अच्छा संविधान बन के आए और देश को जोड़े रखने का काम करे। तो उसमें इन्होंने कुछ फंडामेंटल फीचर्स डाले हैं। पहला आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है भाई? फेडरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारे देश में उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग चीफ मिनिस्टर चुनते हैं ना। चलिए आप लोग बताइए आप कौन कौन सी स्टेट के हैं और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का आप लोग नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे भी तो पता लगे कि किस किस स्टेट के लोग बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी जो वो है सरकार है, फिलहाल कौन है? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारी केंद्र सरकार, हिंदी में केंद्र सरकार बोलेंगे, इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, है ना। और लोकल गवर्नमेंट, तो देखिए 3 लेवल्स हैं ना गवर्नमेंट के, तो देखिए मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। पंचायती राज 3rd टियर है हमारे गवर्नमेंट का, है ना। तो यही है कि हमारी इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, इसलिए क्या है कि हर कोई ये सोचा गया है कि दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में सारे के सारे कामकाज होते हैं ना, हमारी कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली में सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठ करके सारे काम नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच के लोग भी आने चाहिए, इसलिए पंचायती राज सिस्टम लेके आया गया। और ये जो वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है ना, फेडरलिज्म का मॉडल इसीलिए हमारे देश में अपनाया गया है ताकि लोकल लेवल पे भी अच्छा काम हो सके। अब देखिए हमने देखा कि स्टेट जो है वो सेंटर से नीचे आ रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय करती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपनी मर्जी से बहुत सारे वो काम कर सकती है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकती है पावर को। बट जो नेशनल लेवल के, जो पूरे देश के लोगों के इंटरेस्ट को जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। और बाकी जो एक स्टेट लेवल पे जो काम करना होगा, उस स्टेट के लोग जो इस तरीके की चीज़ें चाहते होंगे, वो कौन काम करेगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हर टायर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से बताया है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और ये भी बताया है कि कौन सा जो टियर ऑफ गवर्नमेंट है, टियर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है लेवल, टियर का मतलब लेवल ही होता है, ठीक है। तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी और उनके पास वो काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमारे संविधान में पूरे अच्छे तरीके से बताई गई हैं कि जो मनी है ना, काम करने के लिए पैसा, वो कहाँ से आएगा। फेडरलिज्म में स्टेट सिर्फ एजेंट नहीं होंगे, मतलब एजेंट का मतलब है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही नहीं काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि वो अपने लॉज खुद भी बना सकती है। इसलिए हमारे देश का हर नागरिक सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों के अंदर आता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने फेडरलिज्म पढ़ा, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरलिज्म। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे देश में डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, हमने पढ़ा, ठीक है। और हम लोग नेता चुनते हैं अपने, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना। हम लोग MP MLA चुनते हैं, है ना, तो पार्षद वगैरह चुनते हैं। तो इसी तरीके से कैसे चुनेंगे हम लोग? हमारे पास राइट टू वोट है, इसीलिए तो हम लोग चुन पाते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है 18+ की एज का हमारे देश का जो भी नागरिक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो कोई भी हो, इफ़ ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे हैव राइट टू वोट। उनके पास वोट करने का अधिकार है अगर वो इस देश के नागरिक हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे देश का संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी कास्ट, कोई भी क्लास, कोई भी माइंडसेट, जेंडर, किसी भी बेसिस पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे और हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि इंडिया के हर नागरिक के पास डायरेक्टली अपना नेता चुनने का अधिकार है। हर सिटीजन के पास अधिकार है, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है तो वो वोट देगा।
या देगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला था फेडरलिज्म, ठीक है, दूसरा आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरा पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि पावर ना 3 लेवल्स में बांटी हुई है। पहले हम लोगों ने देखा टीयर, मतलब जो सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। अब सेपरेशन ऑफ पावर है, अलग अलग पावर बांटी हुई है। कैसे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक में हमारा क्या आता है, एक में हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक में हमारा आता है क्या, लेजिस्लेचर, एक में एग्जीक्यूटिव आता है और एक में हमारा आता है लेजिस्लेचर, और एक में हमारी आती है क्या, एक में हमारी जुडिशरी आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बोला गया है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हर कोई आपस में बराबर है, एक दूसरे की पावर में दखलंदाजी कोई नहीं करेगा, और एक दूसरे का जो है ये भी देखेंगे कि कोई फालतू का काम ना करे। तो एक दूसरे की पावर में दखलंदाजी नहीं करेंगे, मगर एक दूसरे की को देखेंगे भी, चेक भी करेंगे कि भाई कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ये भी जो है ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। तो हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या काम है, पावर को बैलेंस करना। बैलेंस ऑफ पावर का काम होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या करते हैं, एक दूसरे, ये ध्यान रखते हैं कि कोई पावर का मिसयूज़ ना करे, और पावर जो है वो हर ऑर्गन में चेक एंड बैलेंस बना रहे। एक तो मिसयूज़ ना करे और एक दूसरे का को देखते भी रहें कि भाई सही तरीके से काम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो बॉक्सेस है ना साइड के, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, फिर आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है इसका क्या मतलब होता है, इस फंडामेंटल राइट को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा है और हमारे संविधान का कंसाइंस कहा है। कंसाइंस का मतलब होता है आत्मा, हमारे संविधान की आत्मा कहा है फंडामेंटल राइट्स को। तो सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कॉलोनियल जब रूल चल रहा था तो हमें कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे, इसलिए हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि देश के जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार तो होने चाहिए। इसलिए हम लोगों को जब हम इंडिपेंडेंट हुए फंडामेंटल राइट्स दिए गए। क्यों दिए गए? एक तो भाई गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट की। स्टेट होता है हमारा यहाँ पर कोई राज्य नहीं बल्कि देश, देश की किस तरीके से पॉलिटी चल रही है वो हमारा स्टेट कहलाता है। ठीक है, जैसे इंडियन स्टेट तो इंडिया का पूरा देश। तो एक तो हमें दिया गया क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में फंडामेंटल राइट दिए गए ताकि जो सिटीजन है उनके राइट्स को उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, भाई सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नमेंट। आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट पावर जो होती है ना कि स्टेट जो है सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है किसी नागरिक के और इसको आप छीन नहीं सकते हो। तो यही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 2 फोल्ड है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर सिटीजन को उसका अधिकार देना, और दूसरा उसका काम है कि भाई सरकार की पावर पे कंट्रोल लगाना, कि सरकार भाई बिल्कुल खुले सांड ना हो जाए लोग। बस इसीलिए जो है 2 फोल्ड है कि एक तो हर सिटीजन के इस पोजीशन में होगी उसके पास ये अधिकार है, और स्टेट जो है उसके पावर पे थोड़ा कंट्रोल रहे, इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। और एक हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए फंडामेंटल राइट्स तो पॉलिटिकल हैं और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हमें देते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं, अभी आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है वैसे ये। सोशल इकोनॉमिक राइट्स क्या क्या है, जैसे कि सबको नौकरी का अधिकार, सबको घर का अधिकार, ये है डीपीएसपीज हमारे आते हैं। आगे की क्लास में आप लोग इनके बारे में काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये दिस सेक्शन वाज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म अच्छे से आए, डीपीएसपी इसलिए डाले गए। मतलब किसी सरकार को हम बाध्य नहीं कर सकते, किसी सरकार पे हम जोर नहीं डाल सकते कि डीपीएसपी को फॉलो करें, बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो हम सरकार को पे कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट छीने गए हैं, हम उनके खिलाफ, हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उस पर
सरकार के खिलाफ जुडिशरी में जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अगर किसी भी देश का अपना कोई धर्म ना हो, वो किसी भी एक धर्म को ना मानता हो, एक धर्म को प्रमोट ना करता हो, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कंट्री की हमारी हिस्ट्री किस तरीके से रही है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें डाली हैं वो किस किस वजह से डाली हैं, क्या क्या हमारे उसके पीछे सोच रही होगी, और किस तरीके से हर जो सिटीज़न है कंट्री का उसके लिए ज़रूरी है कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो हमारे लिए रूल बनाते हैं। और फिर इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि फ़ुटबॉल का अगर मैच में थोड़े से भी चेंजेस आ जाएं रूल्स में तो कितना ज़्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी तरीके से जैसे जैसे समाज में बदलाव आते जाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते जाते हैं, थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट्स करते जाते हैं फंडामेंटल। बट जो फंडामेंटल नेचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। डिफरेंट फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोगों ने इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर often नॉट ईजी टू शेप। इतने सारे फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म और उसके बाद फेडरलिज्म, कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब ईजी नहीं था इनको बनाना। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं चैप्टर में कहते हैं कि भाई आगे क्लास में पढ़ा देंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो जो इसके ब्लू बॉक्सेस है ना, और इसका समराइज्ड वर्जन और इसके ब्लू बॉक्सेस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।